दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं यूपी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों वी.डी. सावरकर, ऑप्शन ए। दोस्तों 1904 में वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनके द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। और वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत बन गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों 1904 में अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर ने किया था और 1899 में एक गोपनीय संगठन मित्र मेला था, वही बाद में अभिनव भारत बना था। अगला प्रश्न है, देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, किस सन में? तो उत्तर है दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में किया गया था। और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो उत्तर है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव वर्मा। दोस्तों शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में यानी HRA के बाद एक और संगठन बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे जुड़े थे। जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये HRA के सदस्य रहे थे। और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आप जानते हैं ये गज़ल की पंक्तियां बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। देखिए ये गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। ये गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो सही उत्तर है, ये जो पंक्तियां हैं इनको बिस्मिल ने लिखा था, प्रसिद्ध उर्दू के शायर बिस्मिल अजीमाबादी। और यही दोस्तों ये गज़ल को गाते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। तो सही उत्तर है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी इनको, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत को एक बड़ा, ऑप्शन देखिए, नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, या निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या फिर खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो सही उत्तर है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार उन पर प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और वो यहाँ पर अपना माल खपाना चाहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। दोस्तों, उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं और प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन देखिए, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। दोस्तों, वायकोम में मंदिर में प्रवेश संबंधी सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें घटनाएं जो दी गई हैं उसमें खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण आंदोलन। आपको बताना है कि कौन सी घटना इसमें पहले हुई थी। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण 1917 में। तो सबसे पहले इसमें चंपारण की घटना हुई थी दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और अन्य सभी घटनाएं इसके बाद की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग या बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमानों में तनाव उत्पन्न करना। दोस्तों, बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से बंगाल के बंटवारे का निर्णय लिया था और आप जानते हैं कि तत्कालीन गृह सचिव रिजले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमज़ोर हो जाएगी और हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है जिससे हमारे दुश्मन बट जाएं और कमज़ोर पड़ जाएं। ये दोस्तों तत्कालीन गृह सचिव रिजले का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों? तो दोस्तों, इसलिए ये लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 विशिष्ट है क्योंकि इसी सम्मेलन में कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच जो मतभेद थे उनको सुलझाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है वो कांग्रेस के दोनों समूह जैसे गरम दल और नरम दल यानी अतिवादी और उदारवादियों के मध्य इसमें मतभेदों को सुलझाया गया और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस का समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड लिनलिथगो, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड वेवेल ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों, ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था? तो सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था? तो उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1988 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा गंभीर लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और घायल होने के बाद ये वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया था और उसी के बाद बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो आप जानते हैं राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का, भारतीय जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का और भारतीय पुनर्जागरण का नवतारा भी कहा जाता है। तो ये आधुनिक भारत के पिता और नव प्रभात का तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर है सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर और व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है व्यायाम मंडल की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी और तिलक के 2 शिष्यों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई और इस संगठन का उद्देश्य नौजवानों को संगठित करके विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों गणेश घोष। चिटगांव विद्रोह छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से दोस्तों मास्टर दा भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में हुई थी और जिनमें चटगांव दोस्तों चटगांव की घटना जो है दोस्तों, चटगांव विद्रोह या ये अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में हुई थी। इसमें चिटगांव जो वर्तमान बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 को दोस्तों गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया था। दूसरी ओर लोकीनाथ बल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारियों ने सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो सही उत्तर है चटगांव शस्त्रागार जो है ये दोस्तों सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष ने शस्त्रागार छापे पर जो है कब्जा किया था। अगला प्रश्न है 1917 का कौन सा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में एक बड़ा विद्रोह था? तो सही उत्तर है 1917 का ये चंपारण सत्याग्रह था। दोस्तों चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी सहित ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है वर्ष 1940। दोस्तों 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे और मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जो 1940 में हुआ था, इसमें दोस्तों इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में
किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो उत्तर है दोस्तों शिमला संधि पत्र। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में दोस्तों ये शिमला जो है शिमला कन्वेंशन या शिमला संधि में प्रस्तावित किया था, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। देखिए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सन 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी। ये मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और सर सैयद अहमद खान द्वारा तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा, इसी को नई तालीम भी कहा जाता है, इसका विचार महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था, जिससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष की विद्या अध्ययन करवाया जाता था और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य हस्त उत्पादक कार्य में शामिल करना था, यानी शिक्षा के साथ रोजगार यानी स्वरोजगार बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो ये था दोस्तों चार्ल्स आयोग। देखिए, सर्वप्रथम चार्ल्स वुड कमीशन या चार्ल्स वुड आयोग 1854, इसने माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। इस आयोग ने ये सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उन पर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था और गांधी जी ने इसके लिए दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया था। तो सही उत्तर है नमक कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन कानून भी कहा जाता है। एक कथन है दोस्तों, सत्य परम सत्य है और वह ईश्वर है, ये कथन किसका है? तो इसको आसानी से ऐसे भी कहा जा सकता है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये कथन किसका है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी का है। दोस्तों, सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था और गांधी जी अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता और उनका कहना था कि सत्य के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को माना जाता है, तो सही उत्तर है गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका मानना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है और उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य नहीं होगा और वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो और किसी बाहरी शक्ति के द्वारा या दबाव के द्वारा सुधार लाने के पक्षधर नहीं थे। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अरविंद घोष। दोस्तों, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया था और अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये कथन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का है। आइंस्टीन ने गांधी की हत्या के बाद अफसोस व्यक्त करते हुए कहा था कि आने वाली पीढ़ी कभी ये विश्वास नहीं करेगी ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर चला था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? तो दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में दक्षिण अफ्रीका में सीखा था और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर सीखा था। आगे चलकर इसका प्रयोग उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया था। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ जो है अहमदाबाद से शुरू हुआ था और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है और इस प्रकार आंदोलन तो तात्कालिक मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया गया था, लेकिन इसका दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही उत्तर है किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो यही ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य था ये पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। लेकिन ये पूछा है किस मुद्दे पर शुरू किया गया है, तो नमक कानूनों को लेकर। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर है 1915 में, 1915 में। दोस्तों, ये देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। उसके बाद आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जानते हैं। M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी और V.D. सावरकर हिंदू महासभा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 4 और 3। तो देखिए, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और V.D. सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। दोस्तों, 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? ऑप्शन देखिए, चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था और इस संदर्भ में एंचिसन की टिप्पणी थी कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए और इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत या गान जो है जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, 1927 में ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? शिक्षा, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना या अंग्रेजी का परिचय? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाज सुधार। दोस्तों, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। वो आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप के एक शिखर के समान थे। वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता थे और उन्होंने समाज सुधार के संबंध में जैसे शिक्षा को, धर्म को ऊंचा उठाना, शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा, अनेक भाषाओं का जो अध्ययन किया, इसके अलावा सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। तो कुल मिलाकर सामाजिक सुधार में किए गए उनके प्रयास अतुलनीय हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है। ये घोषणा किसने की थी? तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद की घोषणा थी। ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था और विवेकानंद के द्वारा ही ये कहा गया था कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की कृति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति क्या है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है इंडिया डिवाइडेड और मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। तो इस आधार पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। तो इसमें जो पुस्तकें हैं बहुत ही प्रचलित पुस्तकें हैं, आप इनका नाम जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा दिसंबर 1920 में कहाँ की थी? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। दोस्तों, सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया। दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि की गई थी। तो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और कांग्रेस के उग्र समर्थक थे इन्होंने। तो ए का आपका पहला हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और दोस्तों, सरदार पटेल ने बारदोली के सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो आपका सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार और सरदार पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों, साइमन कमीशन, देखिए पहले असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये हो गया। पूना पैक्ट आप जानते हैं 1932 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रम के अनुसार। सबसे पहले आपका आ जाएगा असहयोग आंदोलन। देखिए, सबसे पहले 2 आ जाएगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन 1 हो जाएगा। फिर आएगा गांधी इरविन समझौता 4, फिर आएगा पूना पैक्ट 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, और इस जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। देखिए, अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है संपूर्णानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे अभ्युदय, और 1907 से उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन और द लीडर दैनिक भी निकाला था। संपूर्णानंद मर्यादा नामक पत्र निकालते थे, और महात्मा गांधी नवजीवन के संपादक थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। इसमें उन महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।